हेलो बच्चों, मैं अभिषेक श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका पढ़ाई एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। सेक्शन ई बेसिकली ये क्वेश्चन जो है हमारे 4 मार्क्स के आते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन 3 रहते हैं, बट इसमें एक क्वेश्चन ऐसा होता है जो 2 मार्क्स का होता है, बाकी रेस्ट 2 क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के होते हैं। ऐसे 3 केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन रहते हैं, मतलब 4 + 4 + 4 कितना हो गया, 12 मार्क्स। इतने इजी होते हैं कि आप अगर थोड़ा दिमाग लगा लो, अपना अगर माइंड आपका 100% काम कर रहा है, उसमें आप 20% माइंड यूज कर लो तो क्वेश्चन यूज हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन है आने वाला सेक्शन ई में, जो क्वेश्चन नंबर होगा हमारा 37, उसको पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। और उससे पहले एक चीज आपसे बता दूं, अभी तक का सैंपल पेपर जो मैंने सॉल्व किया है 3 वाला, उसमें अगर जो भी मैंने होमवर्क दिया हो या जिसमें भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके या व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़कर आप पूछ सकते हैं। और अपना भी आप कोई भी सैंपल पेपर जो आप सॉल्व कर रहे हो करंटली, नॉट एजुकार्ड, आप एग्जाम आइडिया, ओसवाल, जो भी सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हो उसमें भी कोई क्वेश्चन अगर आपका फंसता है तो प्लीज आप मेरे को कमेंट करो या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज डालो, मैं आपको उसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। चलो अभी सेक्शन ई सॉल्व करते हैं, ये सब बातें बाद में होती रहेंगी। तो सेक्शन ई में क्वेश्चन नंबर 37 है, मिस्टर नाइक इज अ पैरामिलिट्री इंटेलिजेंस कॉर्प्स ऑफिसर हु इज टास्क्ड विद द प्लानिंग अ coup on the enemy at a certain date. Currently he is inspecting the area standing on the top cliff. Agent Vinod is on a hot air balloon in the sky. When Mr. Naik looks down below the cliff towards the sea, he has Ajay and Maran in boats positioned to get a good vantage points. डायग्राम में देखो जैसे दिखा हुआ ना, मिस्टर विनोद कहाँ है, बलून में है। नाइक कहाँ है, क्लिफ के ऊपर है। मिस्टर नाइक जो है नीचे देख रहे हैं, तो बोट में कौन कौन है, अजय एंड मरन। ठीक है, अब इसको हम लोग अपने तरीके से डायग्राम बना लेते हैं। उसके पहले क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। द मेन गोल इज टू स्कोप आउट द रेंज एंड एंगल एट विच इज ही शुड ट्रेन देयर सोल्जर। अब बताना है, क्वेश्चन आ गया। अब इसके बाद क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन पहला क्या है, राइट 1 पेयर ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन एंड 1 पेयर ऑफ एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो अब पहला वाला सॉल्यूशन सॉल्व कर रहे हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन का पेयर है, कोई भी एक पेयर लिख दो। 2 एंगल ऑफ एलिवेशन लिखने हैं, 2 एंगल ऑफ डिप्रेशन लिखने हैं। तो एंगल ऑफ एलिवेशन के क्या होंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन उसको बोल सकते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू ई एंड एफ ले लो, ई एंड एफ। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो ऊपर से नीचे की ओर हो, तो वो कौन सा है, एक एंगल ए है और मिस्टर नाइक देख रहे हैं ना नीचे, तो एंड एंगल सी है, ठीक है, एंड डी भी है। ठीक है, इसमें और कौन सा है, एंगल बी भी। इन 3 में से 2-2 कोई भी आप 2 लिख सकते हो। ठीक है, बी वाला देखो क्या बोल रहा है, बी वाले में क्या पूछा है आपसे, इफ द वर्टिकल हाइट ऑफ द बलून फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लिफ। अगर टॉप ऑफ द क्लिफ है तो हम जैसे ये हमने पूरा ड्रॉ किया, तो उसकी हाइट कितनी है बलून की, ये आपको बता रहा है इस पार्ट में। तो वो बता रहा है 12 मीटर। कितनी है, 12 मीटर है। एंड एंगल बी इज इक्वल टू कितना है, बी इज इक्वल टू है 30 डिग्री। देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द मिस्टर नाइक एंड विनोद। मिस्टर नाइक एंड विनोद की डिस्टेंस बतानी है, तो वो कौन सी होगी हमारी, इस ट्रायंगल के हाइपोटेनस। ठीक है, तो इन ट्रायंगल, इसका नाम दे देते हैं एक डायग्राम में जरा सबका, ये दे देते हैं, इसको देते हैं ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, ये नाम दे देते हैं। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल सी इज इक्वल टू 30 डिग्री। एंगल सी मतलब कि एंगल बी मान लो, यहाँ पे जो दिया हुआ है एंगल बी 30 डिग्री दिया हुआ है, तो पी क्यू आर नाम ले लेते हैं सबसे बड़े, ए बी सी ना देके पी क्यू आर देते, क्योंकि एंगल भी यहाँ पे वो है, कंफ्यूजन हो जाएगी। ठीक है, तो पी क्यू
आर एस टी यू। ठीक है, तो यहां पे कौन सा ट्रायंगल होगा? एंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर में एंगल बी कितना दिया है? 30 डिग्री दिया है। तो कौन सा ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का रिलेशन बताता है? तो वो है हमारा साइन। तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है? पी क्यू अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या है? हाइपोटेन्यूस है पी आर। हमको यहाँ पे पी आर फाइंड करना था। ठीक है, डिस्टेंस है ना, तो पी आर फाइंड करना था। साइन 30 की वैल्यू होगी 1/2 इज इक्वल टू 12 अपॉन पी आर। तो पी आर की वैल्यू हो जाएगी 12 इंटू 2 इज इक्वल टू 24 मीटर। ठीक है, ये हमारी पी आर की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, वो भी कुछ इसी तरीके से पूछा जाएगा। देखते हैं क्या है, पढ़ लेते हैं। सी है अजय's बोट इज 25 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ। अजय की बोट कितनी है? हमारी 25 मीटर दूर है क्लिफ के बेस से। इफ द डी एंगल डी इज इक्वल टू 30 डिग्री, व्हाट इज द हाइट ऑफ द क्लिफ? हाइट ऑफ द क्लिफ हमसे पूछा है। एंगल डी दिया हुआ है कितना? 30 डिग्री। एंगल डी 30 डिग्री दिया है, तो एंगल डी हमारा किसके इक्वल होगा? एंगल, ये हमारा टी था, ठीक है, एंगल एफ के इक्वल होगा। तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। ओके, क्यों? डिप्रेशन एंगल है और पैरेलल है, तो पैरेलल को जब क्रॉस लाइन काटेगी तो ये लाइन जहां पे भी आएगी तो वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो कौन सा ट्राइंगल लेंगे? इन ट्राइंगल आर एस यू, व्हाट ऑप्शन है हमारा ट्राइंगल का? ठीक है, अभी तक ऐसा नहीं आया होगा, कोई बात नहीं। एंगल एफ इज इक्वल टू कितना दिया है? एंगल, वैसे एंगल डी की वैल्यू दी है 30 डिग्री, बट किसके इक्वल होगा? एंगल एफ के इक्वल होगा। ठीक है, एंगल एफ भी हमारा 30 डिग्री होगा। तो इसमें क्या है? बेस 25 मीटर, बेस और परपेंडिकुलर का रिलेशन कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताता है? 10। तो 10 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है? आर एस अपन बेस क्या है? एस यू। ठीक है, तो एस यू दिया है 1/√3 इज इक्वल टू आर एस नहीं पता, एस यू कितना है? 25। तो आर एस की वैल्यू हो जाएगी 25/√3। √3 का आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिवाइड करेंगे। तो इसके बाद आएगा 25√3/3। तो आर एस की वैल्यू आ जाएगी, जब आप इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो आंसर आएगा 14.42 मीटर अप्रॉक्स। ठीक है, ये हमारा कुछ आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें देखो तीनों तो हो गया, अब एक ऑप्शनल पार्ट है, आपको इसमें भी ऑप्शन दिया गया है, तो ऑप्शनल वाला भी देख लेते हैं। ऑप्शनल वाले में क्या कहता है, यहीं पे कर लेते हैं, जगह है यहाँ पे, स्पेस है हमारे पास। ऑप्शनल वाले में बोल रहा है इफ द हाइट ऑफ द क्लिफ इज 30 मीटर। अब इसमें हाइट कितनी दी है क्लिफ की? अब इसमें क्लिफ की हाइट दी है 30 मीटर। ठीक है, अब बोल रहा है एंगल सी 45। एंगल सी जब 45 होगा तो एंगल ई भी कितना होगा? 45 होगा। एंगल डी इज इक्वल टू 30, अब वो सेम एंगल दिया हुआ है। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन बोट्स। दोनों बोट्स की डिस्टेंस बतानी है, बोट्स के बीच की डिस्टेंस बतानी है, ना कि पूरी की डिस्टेंस। तो अब इसमें कौन सा ट्रायंगल लेंगे बच्चों? इसमें हम लोग लेना पड़ेगा दो ट्रायंगल, दो बार करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहले हैशटैग बना रहा हूँ, ऑप्शनल का मतलब, ऑप्शनल हैशटैग का मतलब ऑप्शनल है। इन ट्रायंगल आर एस टी एंगल ई इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, अब इन दोनों का रिलेशन निकाल लेते हैं। 10 45 डिग्री इज इक्वल टू आर एस अपॉन एस टी। तो एस टी निकालना है, यहाँ पे एस टी निकालना है ना। 1045 की वैल्यू 1, आर एस की वैल्यू है 30 अपॉन एस टी। तो एस टी की वैल्यू हो गई 30 मीटर। ठीक है, फिर इन ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल क्या ले लेंगे? डिस्टेंस निकालनी ना। अगर हम इन दोनों बोर्ड की डिस्टेंस निकालनी है, इस पूरे में से इतना माइनस कर दे तो इतनी डिस्टेंस आ जाएगी। तो वही कर रहे हैं हम लोग। इन ट्रायंगल आर एस यू दोबारा लेना पड़ेगा। अब एंगल एफ, अब यहां पे देखो कुछ नहीं करना, हम लोग ने यहाँ पे 25 लिया था, अब यहाँ पे हमको 30 दे दिया गया, तो कोई दिक्कत नहीं। एंगल एफ इज इक्वल टू 30 डिग्री रहेगा।
ठीक है, तो 1030 की वैल्यू 1/√3, एक स्टेप में गैप कर रहा हूं ड्यू टू इनसफिशियंट ऑफ स्पेस, तो 1/√3 इज इक्वल टू 30 अपॉन क्या SU। ठीक है, SU की वैल्यू आ गई 30√3 मीटर। अब हमसे पूछा जो था, क्या पूछा था, UT पूछा था हमसे, UT डिस्टेंस पूछा था ना, तो कितना हो जाएगा SU माइनस ST इज इक्वल टू, हमारा सॉल्व करने में कितना आएगा, इसको आप स्पेस नहीं है, सॉल्व करोगे 30√3 अब 30√3 माइनस 30 तो कॉमन ले लोगे, तो यहां पे कितना बच जाएगा भाई, सॉल्व कर लेना भाई इसको, मैंने बता दिया स्पेस नहीं है तो मैं आगे नहीं कर रहा हूं। 30√3 माइनस 1 30 इंटू 0.732, ठीक है, इसका अप्रॉक्स मल्टीप्लाई करके आप आंसर निकाल लेना। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई डाउट हो तो प्लीज बताना। केस स्टडी लगता टफ है, होता नहीं है। ये केस स्टडी क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आपको सॉलिड मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो 4 मार्क्स देखो कितने आसानी से जेब में आ गए। ठीक है, केवल यूज कितना करना है, 20% ऑफ योर माइंड। ठीक है, आपका 100% नहीं 20% यूज करोगे आपको क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, ऊपर जो बकवास चीज होती है उसको थोड़ा ध्यान से लाइटली पढ़ लेना, लेकिन पढ़ना कभी कभी उसमें आपको कंटेंट दे दिया जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे स्क्रीन में मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है, पढ़ो आप स्क्रीन से। बोल रहा है प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड PFNRF was established to help the families of earthquake affected village. The allotment officer is trying to come up with a method to calculate fair division of funds across various affected families so that the fund amount and amount received per family can be easily adjusted based on the daily revised numbers. The total fund allotted is formulated by the officer 20x square plus 7x plus 6, ये हमारा टोटल फंड है। The officer has also divided the fund equally among families of the village and each family receives an amount of x square plus 2x plus 1। ये हमारा ईच फैमिली को जो फंड दिया जा रहा है उसकी इक्वेशन दी है। आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन एन अमाउंट ऑफ 11x plus 1 शुड बी लेफ्ट टू हैव सम बफर फॉर फ्यूचर डिस्बर्समेंट। कुछ जब पूरा पैसा बांटने के बाद 11x plus 1 कुछ रुपीज हैं जो हमारे फंड में बचे हुए हैं फ्यूचर के लिए। अब क्वेश्चन देखो तो क्या पूछता है क्वेश्चन में, इफ एन अमाउंट ऑफ 540 रुपीज इज लेफ्ट आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो लेफ्ट अमाउंट की इक्वेशन क्या दी थी, ए वाला पार्ट देखते हैं अगर, तो लेफ्ट अमाउंट की इक्वेशन क्या थी, 11x plus 1, तो अमाउंट लेफ्ट आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन क्या बोलता है, आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन का कितना है 11x plus 1 विच इज इक्वल्स टू 540। तो 11x इज इक्वल टू 540 माइनस 1, 11x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 539। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 539 अपॉन 11, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 539 को जब डिवाइड करो तो 4 टाइम जाएगा 49 आ गया, ये हमारी x की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमारा b क्या पूछता है, b में पूछता है बच्चों कि हाउ मच अमाउंट डज ईच फैमिली रिसीव। ठीक है, हाउ मच अमाउंट डज ईच फैमिली रिसीव, कितना है इक्वेशन, अमाउंट रिसीव बाय ईच फैमिली, उसकी इक्वेशन क्या है, उसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1।
अब 49 का स्क्वायर करोगे तो उससे पहले देखो जरा ये किसका इस क्या है, फैक्टर करके देखोगे तो ये आएगा, ये फैक्टर करने की जरूरत भी नहीं है, तो फॉर्मूला है x+1 का होल स्क्वायर। 49+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 50 का स्क्वायर, कितना आ गया 2500 रुपीज। एक फैमिली को कितने रुपए मिले, 2500 कुछ रुपए मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी पार्ट देखो। सी में क्या है, व्हाट इज द अलोकेटेड अमाउंट ऑफ फंड, फंड में कितना अमाउंट था। तो फंड की इक्वेशन क्या है, एलोकेटेड अमाउंट इन फंड इज इक्वल टू है कितनी, 20x² प्लस 7x प्लस 6, 20x²। ठीक है, ध्यान से देखना, अब क्वेश्चन थोड़ा लेंदी लगेगा आपको बट वो भी नहीं है। 49 का स्क्वायर करना है, ठीक है, तो रफ में यहां कर रहा हूं, देखो स्क्वायर करने की ट्रिक मैंने बताई थी कैसे करना होगा। 49 का स्क्वायर है, बड़ी सी बड़ी डिजिट ऐसे आप 2 डिजिट वाली कर सकते हो। 49 का स्क्वायर है तो इसी के नीचे क्या लिखो, 9 9 जा 81, 4 का स्क्वायर 4 4 जा 61, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने में कितना आएगा, 9 4 जा 36, 36 इंटू 2 72, कितना आ गया 1 0 7 14 2, कितना आया 2401। तो 20 इंटू 2401 प्लस 7 इंटू 49 प्लस 6, 20 इंटू 2401 करोगे तो 2401 का उल्टा डबल कितना हो जाएगा, 48020 प्लस 7 इंटू 49, 7 इंटू 49 अगर ध्यान से देखो तो 7 का क्यूब है, कितना आएगा 343 प्लस 6, सॉल्व करो 6 3 9 4 2 6 0 3 0 3 3 एंड 4 8, कितने रुपए थे फंड में, 48,369 रुपीज हमारे फंड में थे। अब इसका ऑप्शनल पार्ट देखो, ऑप्शनल पार्ट क्या है इसका, इसमें बोल रहा है अगर x की वैल्यू 52 हो तो अब एक फैमिली को कितना अमाउंट मिलेगा। इस इक्वेशन में बस वैल्यू पुट कर दो, अमाउंट रिसीव्ड बाय फैमिली इफ x इज इक्वल टू 52, तो क्या थी इक्वेशन, x² प्लस 2x प्लस 1, ये हो जाएगी हमारी कितनी, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, 52 प्लस 1 का होल स्क्वायर कितना आ गया 53 का स्क्वायर। अब स्क्वायर निकालना मैंने बताया ना, 53 का भी ऐसे कर लो, यहीं पे रफ कर लेते हैं, तो इसको इरेज कर देते हैं। 53 का जब स्क्वायर करोगे 3 3 जा 9 तो 0 9 हो गया, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 9 0 8 2, कितना आया 2809, 2809 रुपीज एक फैमिली को मिलेगा। इसमें एक और चीज पूछा है, ऑल्सो फाइंड द इंक्रीज, अमाउंट इंक्रीज्ड कितना होगा, 2809 माइनस 2500, पहले कितना था 2500 था ना, कितना हो गया 309 रुपए हमारे बढ़कर मिलेंगे एक फैमिली को। ठीक है बच्चों, देख लो, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन तो मैंने बहुत आसान तरीके से समझाया है, उम्मीद कर सकता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या है उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 38, पढ़िए ध्यान से। प्लेसेस लखनऊ
and Meerut are 425 kilometers apart from each other on a highway. A car starts from A, मान लो लखनऊ A है, and another from B, मान लो मेरठ B है. At the same time, दोनों सेम टाइम, एक कार A से निकलती है, मतलब एक कार लखनऊ से निकलती है, दूसरी कार मेरठ से निकलती है, ठीक है, सेम टाइम पर. इफ दे गो इन द सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन चल रही है, मतलब लखनऊ से मेरठ की तरफ चल रही है, और मेरठ से और आगे की तरफ, मेरठ से आगे की तरफ जा रही, दिल्ली की तरफ जा रही मान लो. दे मीट इन 8 hours 30 minutes एंड इफ दे गो इन अपोजिट डायरेक्शन दे मीट इन 5 hours. क्वेश्चन क्या पूछता है? फ्रॉम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन व्हेन बोथ कार्स मूव इन सेम डायरेक्शन, फ्रॉम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन when both car move in opposite direction, calculate the speed of car A and calculate the speed of car B. बच्चों मैं आपको पहले बता दूं, ये क्वेश्चन मैं आपको सैंपल पेपर 1 में केस स्टडी जो पहला क्वेश्चन था वो करा चुका हूं. थोड़ी लैंग्वेज चेंज है बट बिल्कुल क्या है, कंटेंट क्या है क्वेश्चन का वही है. तो इस क्वेश्चन को आपको अपने आप करना है. देखो आपने उस क्वेश्चन से क्या सीखा था, एक बार ट्राई करना. अगर वो क्वेश्चन नहीं कर पाते हो आप तो सैंपल पेपर 1 की वीडियो खोलना, केस स्टडी वाली, उसमें देखना, एनालाइज करना एंड सॉल्व करना. ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं. आज हमारा सैंपल पेपर 3 भी खत्म होता है. ठीक है, अभी फिलहाल किसी भी बच्चे की जो भी ऑप्शनल वाले क्वेश्चन थे उसमें कोई डाउट नहीं आया है, तो मैं डाउट जो ऑप्शनल वाली थी वो वीडियो नहीं बनाने वाला. ठीक है, अगर फ्यूचर में कोई डाउट आता है तो मैं उसकी वीडियो बना के अपलोड जरूर करूंगा. नेक्स्ट क्लास में हम लोग अब एजुकार्ट की जो है, जो सैंपल पेपर की बुकलेट थी वो तो खत्म हो गई, अब बुक से जो है वो क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे. ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट.